सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्लास 9th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है सेल, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली इसकी ऑफलाइन क्लासेस जो है हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। यहाँ जस्ट हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज मैंने लेकर आया हूँ, यहाँ पे हम 50 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर एक एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से डिटेलिंग वगैरह में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। बिल्कुल एनसीईआरटी वाइज आप पढ़िए उसको अच्छे से और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। ओके, चलिए अब बात करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करने के बाद आई विल गिव यू हाफ एन मिनट्स। ओके, आपको आंसर्स देना है। इसके बाद अपने मन में या कमेंट में आप आंसर को पिन कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर्स बताऊंगा, आंसर्स क्या रहने वाले हैं इसके। चलिए बढ़िया, आगे आते हैं अपन। चलिए, क्या बोला हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट, क्या बोल रहा है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बताइए इनमें से क्या होता है जो हमारा बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लाइफ का, वो क्या होता है आपका? चलिए, क्योंकि हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल ही हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा। हमारा क्या होता है? ये सेल है, ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? इसको मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि इसको हम क्या क्यों बोलते हैं। चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर सेल है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो क्या लिखा है? सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल, स्पेलिंग गलत है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है कि नहीं, ये सब के सब क्या होते हैं? किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से। हमने बात किया था जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बन के बनते हैं? सेल से, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और क्या है? एंड ऑल्सो ऑल दी फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पे होती हैं बॉडी में, ठीक है, बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की, जो कि सेल करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पूरे पूरे फंक्शन करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। और क्योंकि हर एक बॉडी जो है वो इससे मिलकर बनी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट। तो हमारा एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं। ओके, ये हमारी बात हुई किसकी? सेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोला है? द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना। जैसे ही आप एनसीईआरटी करेंगे तो एनसीईआरटी फर्स्ट पेज में लिखा है आपका, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आइज इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1 mm, 0.1 mm, 10 mm या 100 माइक्रोमीटर। बताइए इनमें से क्या होती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है ह्यूमन आई की क्या होती है, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, ये आपको बताना है। देखिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं तो सपोज कीजिए यदि मैंने यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ड्रॉ किया, ये एक पॉइंट ड्रॉ किया और ये एक पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब इनको मैं बिल्कुल क्लोज लेकर आऊँ, क्लोज लेकर आऊँ, बिल्कुल पास में इनको लेकर आता रहूँ। ठीक है, तो पास में बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे लेकर आता रहूँ। तो एक वो पॉइंट होती है ह्यूमन आइज की कि यदि अब आपने इसके पास में लेके गया तो आपको क्या है, वो जो दोनों पॉइंट है वो एक पॉइंट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो लास्ट लिमिट जहां तक जो ह्यूमन आई होती है, जहां तक उन दो पॉइंट को इतना जज कर सकती है कि ये दो पॉइंट अभी अलग अलग हैं, तो वो पॉइंट को हम बोल देते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो ह्यूमन आई की वो कितनी होती है? वो 0.1 mm होता है। ठीक है, चलिए कितनी होती है हमारी? 0.1 mm। इसका मतलब देखिए क्या लिखा, दिस मीन दैट इफ टू टिनी ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट को हम यदि क्लोजर लेकर आते हैं, ठीक है, इतने तक लेकर आते हैं, तो ह्यूमन आई जो हो सकता है इसके बाद कैन नॉट डिस्टिंग्विश। अब उसको क्या कर सकता है? अब वो क्या कर सकता है इसके अब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, इसके बारे में अलग नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि यहाँ पे ये डॉट जो है वो दो है। उसको ऐसा लगेगा जो डॉट्स है वो क्या है? पूरा पूरा सिंगल ही डॉट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन क्या, नेक्स्ट आपका आंसर है ये रॉबर्ट हुक्स के बारे में, कि रॉबर्ट हुक ने क्या है ऑब्जर्व किया था सेल। किस में देखा था उन्हें सेल? जो उन्हें सेल देखा था, क्या अनियन में देखा था उन्हें, या कॉर्क में देखा था, या ब्लड में देखा था, या बैक्टीरिया में देखा था? बताइए भाई। जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, जिनने डिस्कवरी की थी सेल की, तो उनने जो सेल से सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो कहाँ पे किया था? बताइए कहाँ पे किया था? तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इन्हें किया था वो कहाँ किया था? कॉर्क में किया था। ठीक है, कहाँ किए थे इन्हें? कॉर्क में किए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है इनके बारे में। रॉबर्ट हुक 1635 से 1703 एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनने एक अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें दो लेंसेज यूज किए थे। ठीक है, दो ग्रेटर, ताकि मैग्निफिकेशन और अच्छा किया जा सके। तो उन माइक्रोस्कोप्स को बाद में क्या नाम दिया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाद में दिया गया, लेकिन पहले उनको बोलते थे सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए अब क्या था, हुक्स ने क्या किया था? एक एग्जामाइन किया था, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था।
थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल शेप, उसका ज्योमेट्रिकल शेप देखा था, और फिर उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, सेल। क्यों दे दिया था, क्योंकि सेल जो है एक लैटिन नेम है, और लैटिन नेम में इसका जो मतलब होता है वो कहलाता है स्मॉल रूम। तो जब उन्होंने देखा ना, तो उन्होंने देखा तो उनको जो सेल्स दिखाई दे रहा था, है ना, जो उनको क्या कर रहे थे, जो उनको सेल्स दिखाई दे रहा था, तो वो कैसे दिख रहा था, एक छोटे छोटे रूम से जैसे दिखाई दे रहे थे, एक छोटे छोटे रूम के जैसे क्या हो रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए उनने क्या नाम दे दिया इसको, इनको सेल नाम दे दिया था। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे रूप इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, अच्छा, इनने सेल सेल जो देखा था वो किससे देखा था, तो अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था। उनने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसको डिस्कवर किया था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। रॉबर्ट हुक यूज्ड, देखिए अभी जैसे हमने बात किया था, तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो यूज किया था, क्या यूज किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया था, या सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया था, ये टेलीस्कोप। तो अभी हमने बताया भाई उनने अपने खुद से बनाया हुआ जो था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उनने वो यूज किया था। ओके, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पे, देखिए इस तरीके का ये माइक्रोस्कोप था। अच्छा, हमने बोला था दो लेंस बोला था ना, तो एक लेंस हमारा यहाँ लगता है, इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो लेंस होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के पास में होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसके पास वाले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और आंख के पास वाले को जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आईपीस लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब बताइए विच माइक्रोस्कोप कैन यूज वायरस। अब वायरस बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, अब उसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे यार, तो वायरस को देखने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उनने किसका यूज करते हैं, जो वायरस को देखने के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आया समझ में आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, वायरस को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये लाइट माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको कितना, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना हैवी है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इमेजिंग होती है, और फिर जो होता है वो अपन को दिखाई देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफाई, आपने मैग्नीफाई तो ग्लास सुना ही होगा, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपने सुना ही होगा, जो नॉर्मली अपन लेके घूमते हैं, है ना, कोई भी चीज को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है, अपन को भाई अपन जो लेंस यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, कि यदि कोई छोटी चीज है तो उसको हम बड़ा करके देख सकें। ठीक है, इसलिए तो हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बढ़ाना। तो एनलार्जिंग क्या कर देना, इमेज को क्या कर देना, एनलार्जिंग कर देना। इजंट दैट, आया समझ में आपको कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनलार्जिंग इमेज को एनलार्ज करना, ये उसका आंसर होता है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है देख लीजिए, कि ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बढ़ा के उसका साइज को बिना उनके एक्चुअली उसको बिना उसको एक्चुअली उसका साइज चेंज किए हुए, है ना, ऐसा नहीं कि भाई ऑब्जेक्ट को ही हमको एक्चुअली नहीं, हम उसको हम क्या करते हैं, एपरेंट को बढ़ा देते हैं, नॉट फिजिकल साइज को। फिजिकल साइज को हम नहीं करते, इसकी हेल्प से लेंस या तो मिरर की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, ये करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन भाई, सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बताया था कि ये सेल है होता है, तो सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम जानते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो अब आपको क्या बताना है कि ये कंप्लीटली परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होता है, सिलेक्टिव होती है, या सेमी सॉलिड होता है, बताइए कैसी होती है। तो देखिए इसका फंक्शन बताऊं क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो काम होता है ना वो ये होता है भाई कि किसी गिनी चुनी चीज को ही वो क्या करता है, वो अंदर आने देते हैं। ठीक है, किसी को अंदर आने दे रहा है, अब क्या हर चीज तो अंदर आएगी नहीं, ठीक है, तो सिलेक्ट करके ही ऑब्जेक्ट को एक को जो है इनको क्या करते हैं, अंदर आने देते हैं। तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, परमिट करना किसको, सिलेक्टिव चीज को परमिट करना, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिलेक्टिव परमिएबल। चलिए क्या लिखा देखो, सेल कैसी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन आपकी डबल लेयर होती है, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रही कि नहीं, इस तरीके से। ठीक है, ये किसकी बनी होती है आपकी, ये फॉस्फोलाइड लिपिड जो होती है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी होती है, उसकी बनी होती है। अच्छा यहाँ देखिए, ठीक है, ये एरिया होता है कौन सा, हाइड्रोफोबिक, और ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये देखिए होता है। चलिए देखिए क्या होता है, द सेल मेम्ब्रेन इज द बेस्ट डिस्क्राइब सिलेक्टिव परमिएबल रादर देन सेमी परमिएबल, है ना, सेमी परमिएबल की जगह अपन बोल सकते हैं इसको सिलेक्टिव परमिएबल है ये। अच्छा, जबकि सेमी परमिएबल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को क्या करना, पास आने देना साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्टिवली रेगुलेट करता है स्पेसिफिक टाइप के आयंस को, ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के जो आयंस होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उन्हीं को इंटर और एग्जिट करने देता है।
ठीक, ओके, बढ़िया, गुड। सेमी परमिएबल क्या होते हैं? एक पैसिव फिल्टर होता है जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है जबकि बड़े वाले को रोक लेता है। किसका मतलब है? सेमी परमिएबल का। अच्छा, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? एक एक्टिव और बायोलॉजिकल ये गेट कीपर होता है जिसका काम क्या होता है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को साइज को उनको क्या कर देना अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आयंस वगैरह को क्या करना है इंटर करने देना। ओके, चलिए बढ़िया, गुड। आ रहा है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़िया। अब आते हैं अपन क्या ऑस्मोसिस। अब बताइए कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, ये बताइए आप। तो ऑस्मोसिस बताने के लिए आप ये समझिए, देखिए ये मैं ऑलरेडी क्लास जितने भी टॉपिक्स हम करा रहे हैं सबने हमने ऑलरेडी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको नोट्स यदि किसी भी को नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से चाहिए, हैंड रिटन नोट्स यदि चाहिए, ओके, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 9144516572। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, कुछ चार्जेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो नोट्स वगैरह जो होंगे वो प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए बढ़िया। अब आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो आपका तो ऑस्मोसिस मतलब यहाँ लिखा है मूवमेंट ऑफ सॉल्ट, साल्ट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी हमने बताया था, आपको एग्जांपल दिया था जब किशमिश का एग्जांपल होता है ना, आप देखिए किशमिश को यदि आप रात में रख देते हैं तो सुबह तक होते होते कैसी फूल जाती है, मतलब क्या उसने क्या कर दिया, जितना भी पानी बाहर एटमॉस्फेयर में था पानी को उसने अपने अंदर इंटर करा लिया। सेम काम ऑस्मोसिस का होता है, जहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो क्या कर लेता है, जहां क्वांटिटी ज्यादा है वहां से जहां कम है उसकी तरफ क्या करता है, मूव कर जाता है। देन द आंसर इज मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए गुड। दिस इज ऑस्मोसिस। In a biologically, osmosis is the net movement of water molecules through the membrane, specifically from the area of higher water potential to the area of lower water potential, as I already discussed you। ठीक है, क्या बताया था आपने कि भाई जहां वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां से कम वाले की तरफ वो मूव करता है। ओके, चलिए, तो ये दिस ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटैटो इन अ प्लेन वाटर बिकम। अब यदि कोई पोटैटो हमने लिया हुआ है, ठीक है, पोटैटो को एक पीस लिया हुआ है, उसको हमने क्या कर दिया, एक प्लेन वाटर में हमने यदि इसको रख दिया, पोटैटो को यदि हमने क्या कर दिया, किसी प्लेन वाटर में हमने रख दिया, तो बताइए कि वहां पे क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है कि बताना है आपको कि वहां पे जो होने वाला है वहां पे वो क्या होने वाला है, ये बताना है। अब देखिए यदि पोटैटो चला रख दिया अपने, तो जो वाटर है सराउंडिंग में वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, तो वाटर क्या कर जाएगा, उसके अंदर घुस जाए, अंदर चले जाएगा। तो वाटर क्या हो जाएगा, वो अंदर चले जाएगा, चले जाएगा अंदर, अंदर चले जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो स्वेल जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ठीक है, चलिए इनके एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसको। चलिए, तो क्या बोल देते हैं इसको, यदि प्लेन वाटर में हम क्या करते थे, पोटैटो रखते हैं, तो उसको कैसे ऑस्मोसिस होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है। एंडो मतलब अंदर जाना। ठीक है, तो ऑस्मोसिस मतलब वाटर क्या करता है, सेल के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो बाहर जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोटैटो के। ठीक है, और वाटर क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है, अंदर चले जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो पोटैटो होता है वो पोटैटो का जो पीस होता है वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, चलिए ना मूव। पोटैटो इन कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। जो पोटैटो होता है हमारा कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, देखिए अब याद रखिए, जैसे आपने एग्जांपल्स के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मम्मी लोग हमारे यहाँ, ठीक है, हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी लोग जो होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, यदि जब अचार वगैरह बनाते हैं ना, जब अचार वगैरह बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको वो एक बर्नी में रख के उसमें नमक डाल के और उसमें तेल डाल के रख देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब निकालते हैं, कुछ दिन बाद, तो वो क्या होता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है और पानी कम है। लेकिन जो तो आपने अचार जो बना के रखा है, अचार के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, जो उसके अंदर का जो वाटर है वो निकल जाएगा बाहर। वो उसका अंदर का जो वाटर है, ठीक है, वो कहाँ निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि बाहर तो भाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं, पानी कम है और अंदर पानी का ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो अंदर से बाहर निकलेगा, और जैसे ही पानी जो होगा अंदर से बाहर निकलेगा, तो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, आपका जो पोटैटो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक। इसीलिए हमें हमें बोला जाता है भाई, जैसे आप नहीं बोलते हैं कि भाई यदि आप समुद्र वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं समुद्र का वाटर आपको नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप पियेंगे तो आपके अंदर में बॉडी में जितना वाटर है, जब आप सॉल्ट पियेंगे, है ना, तो वो भी क्या जाएगा, सॉल्ट ही जाएगा, और वो आपकी बॉडी के अंदर जितना ही वाटर होगा उसको भी निकालने की कोशिश करेगा, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें डिहाइड्रेशन
इसलिए हम बोल देते हैं कि नमक वाला पानी जो है वो अपन नहीं पीते हैं, समुद्र वाला पानी, क्योंकि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए। चलिए आगे आते हैं अपन, क्या लिखा है वही लिखा है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब देखिए हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था। एक था हमारा आइसोटोनिक, एक था हमारा हाइपोटोनिक और एक था हमारा हाइपरटोनिक। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब क्या हो रहा है माना आपको, हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जो सेल होता है ना वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि बाहर का वाटर का कंसंट्रेशन, बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन कम होता है और अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो जो वाटर होता है अंदर से बाहर की तरफ जाता है, और जब वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में याद रखिए, हाइपरटोनिक में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो ये इसमें क्या जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़िया, गुड। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या जाता है आपका, ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है। चलिए, hypertonic solution has a higher amount of solute relatively to the surrounding fluid. It has a fewer water molecules then has higher atmospheric pressure, ये लिखा है। चलो, तो अपने क्या दिखा, देख लिया कि क्या जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्लूइड मोसेक मॉडल में हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बात ये होती है कि फ्लूइड मोसेक मॉडल ये क्या था, एक मॉडल था जिनने क्या बताया था, यहाँ पे साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, इनने क्या बताया था, इनने सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरे पूरे एक्सप्लेन किया था कि वो क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो मॉडल था ये टोटली बेस्ड किस पे था, ये टोटली जो बेस था वो किस पे था, सेल मेम्ब्रेन पे। किस पे बेस्ड है ये, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात देखते हैं इनके बारे में क्या बोला था इन्होंने। तो जो फ्लूइड मोसेक मॉडल था, इनने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है, तो इनके बारे में सच बताया था। कब आया था ये, 1972 में। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने, दोनों लोग थे, इनने दिया था। क्या बताया था, इनने बोला था भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बना है, वो लिपिड और प्रोटीन से, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बना है, तो आपको मालूम होना चाहिए लिपिड एंड प्रोटीन। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ठीक है, तो आगे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिपिड है, लिपिड किस फॉर्म में होगा, लिपिड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। जो लिपिड होता है वो किस फॉर्म में होता है, आपके फ्लूइड के फॉर्म में रहता है। और जो प्रोटीन होता है उसके अंदर एम्बेडेड होता है, मतलब आधा घुसा होता है। ठीक है, देयर इज अ लिपिड इन दी मोसेक पैटर्न। जो लिपिड होता है वो मोसेक मॉडल, मोसेक मॉडल मतलब जैसे अपने घर में टाइल्स नहीं लगती है, टाइल्स, तो ये उस पैटर्न में होता है ये। ठीक है, एक लाइन वाइज लाइन वाइज इस तरीके से रहता है। ठीक है, और इसीलिए क्या हो गया, क्योंकि ये मोसेक मॉडल में होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, फ्लूइड जो है वो मोसेक मॉडल, मोसेक फॉर्म में है, इसलिए नाम दे दिया अपन ने फ्लूइड मोसेक मॉडल दे दिया। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये देखिए यहाँ पे, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रोटीन से आधा अंदर रहता है और आधा बाहर। जैसे वो नहीं है, तब जब अपन पानी में बर्फ डालते हैं तो आधी बर्फ हमको ऊपर दिखती है और बाकी अंदर दिखाई देती है, सेम काम यहाँ पे इसी तरीके से होता है, इसलिए इसको आइसबर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, आइसबर्ग भी नाम से, नभी नाम से अपन इसको जानते हैं, आइसबर्ग और प्रोटीन जानते हैं। चलिए मूव करते हैं, क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अब भी जस्ट मैंने बताया भाई कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनता है, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है, देखा, बताया था मैंने। इसलिए अपन को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझेंगे हम तो हमें हर एक क्वेश्चन के बारे में मालूम रहेगा किसके बाद क्या है, किसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरी कंपोज, किसे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। चलिए बढ़िया, आगे आते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बना होता है भाई, तो सेल वॉल जो होती है उसे ये सिर्फ किसमें होती है, किसमें पाई जाती है, अपन को प्लांट सेल में मिलता है, प्लांट सेल में होता है। और ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है किससे, आपके सेलुलस से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलस, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये देखिए सेलुलस जो होता है क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको पॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो सेलुलस यदि कोई पूछे तो क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब सेल वॉल किसमें नहीं होता, सेल वॉल जो है वो किसमें नहीं होता भाई, हमको मैंने अभी मैंने बताया आपको कि ये प्लांट में होता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया और फंगी में भी होता है क्योंकि उनके हाथ पांव तो होते नहीं है। ठीक है, बचाने, अपने आप को बचाने के लिए, तो ये उसमें भी होता है। किसमें बस नहीं होता है, ये एनिमल सेल में ये नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स मतलब एनिमल्स के अंदर मतलब हम लोग सब आते हैं, तो हमारी बॉडी में सेल वॉल्स नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एनिमल। तो सेल वॉल कैसा होता है आपका, रिजिड होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है इसमें, और ये हमको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप देता है।
तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट में भी होता है, फंगी में भी होता है और बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, गुड। नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात करें तो क्या होता है भाई? तो मैंने बताया था भाई, सेल होता है, सेल के अंदर का लिक्विड, सेल के सेल का अंदर का जो लिक्विड होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसा होता है? तो ये फ्लूइड टाइप का होता है, सेमी फ्लूइड टाइप का होता है, सेमी फ्लूइड टाइप का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सेकंड। क्या हो गया इसका आंसर आपका? सेकंड हो गया। ओके, चलिए बढ़िया। ये देखिए साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होता है? सेल के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है ये। इसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इस तरीके से जितना भी पोर्शन ये दिख रहा है ना, ये आपको ये है ना, जितना भी ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये सब इसी के अंदर होता है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है? मेन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोसोल होता है और एक होता है सेल ऑर्गन होते हैं। साइटोसोल मतलब क्या? जितना भी लिक्विड होता है, फ्लूइड पोर्शन, जितना भी फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, जो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं साइटोसोल। और सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गन्स बोल देते हैं इसको। चलिए बढ़िया। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, भाई सेल की, सेल को जो कंट्रोल करके रखता है, आपके घर को जो कंट्रोल करके रखता है, कौन? पापा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे तो सेल को जो पूरी पावर कंट्रोल करके रखता है भाई, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो क्या कौन है? कौन करता है वो? तो वो करता है कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है आपका। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। ये डायरेक्ट सभी सेलुलर एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक जो होता है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सब स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सबको हैंडल करता है। तो न्यूक्लियस मतलब क्या? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल और कंटेन डीएनए, इसके अंदर ये डीएनए भी होता है। ठीक है, चले क्रोमोसोम्स। अब बताना है क्रोमोसोम्स जो है आपका किससे मिलके बना होता है। ठीक है, क्या बताना है आपको? जो क्रोमोसोम्स होता है आपका, क्रोमोसोम्स वो किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो आपको क्रोमोसोम बताना है, क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बन के बना होता है आपके। तो अब क्रोमोसोम्स आपको पहले मालूम होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। क्रोमोसोम जो होता है वो आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, फाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये विजिबल होता है सेल डिवीजन से। किससे बना होता है? डीएनए। डीएनए मतलब क्या? ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फॉर्मेशन करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर करता है। और प्रोटीन क्या होता है? ये कॉइल की फॉर्म में ब्रैक होता है उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब यदि कोई पूछे कि भाई बताइए क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या होता है? आपका बना होता है। चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं जीन्स। जीन्स जो होता है वो बताइए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जीन्स होती है, वो आपको बताना है कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो जीन्स होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। अच्छा क्रोमोसोम्स के अंदर तुम्हारा आपका देखो ये निकल के आया ये, ठीक है, जीन्स निकल के आ गए। चलो अब क्या बात करते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है भाई? तो राइबोसोम्स हमने पढ़ाया था क्लासेस में कि राइबोसोम्स को हम क्या बोल देते हैं? राइबोसोम्स को हम बोल देते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को बनाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसको बोलेंगे प्रोटीन को बनाना। जो राइबोसोम्स होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, साइट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको। ये देखिए जो जितने भी आपके डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? राइबोसोम से। जितने भी आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? आपके राइबोसोम से। किसके अंदर है? ये ईआर के अंदर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। ठीक है, फिर अब आर ई आर बात करते हैं। आर ई आर क्या होता है? पहली बात आपको मालूम होना चाहिए आर ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आर ई आर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अच्छा इसमें ये क्या इसको ये रफ क्यों वर्ड आ रहा है? तो रफ वर्ड इसलिए आ रहा है, जैसे अभी अपने डायग्राम देखा था ना डायग्राम, तो डायग्राम में आपने देखा कि डायग्राम में आपको जो सरफेस था वो रफ रफ सरफेस दिखाई दे रहा था, दिख रहा था ना? सरफेस आपको कैसे दिखाई दे रहा था? पूरा का पूरा रफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये देखते हैं इसके पहले भी देखिए ये सरफेस जो है ना ये आपका इसको ये टच करेंगे तो कैसा है? रफ रफ सरफेस है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? ये देखिए इसमें बीच में सब उठा हुआ सरफेस है। जब आप टच करेंगे तो इसको आपको क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़ेगा। तो मतलब क्या? सरफेस कैसा है इनका? रफ है। तो ये सरफेस रफ है आपका। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर आपका ये? जी, तो सरफेस रफ है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसके पास क्यों क्यों होता है रफ? क्योंकि इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं।
ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके का होता है, ये जितनी भी आपको डॉट दिख रहा है सब क्या है आपके राइबोसोम्स है। ठीक है, एसईआर क्या बोलते हैं इसको अपन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है देखिए भाई, तो स्मूथ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्म जो होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लिपिड को बनाना। किसको बनाना, लिपिड्स को। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिपिड्स मैन्युफैक्चर या फैट को सिंथेसिस करना कहलाता है हमारा इनका मेन फंक्शन जो है वो होता है। ठीक है, चलिए गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है भाई बताइए, हमने जो एक्सप्लेन किया था आपको कि गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस बताना है आपको कि जो गोल्गी एपरेटस होता है उसका काम क्या होता है। आज से 25 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन की हमने सीरीज बनाए हुए हैं इसकी, जो आप करेंगे। चलिए गोल्गी एपरेटस, तो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है ये देखिए। तो गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम होता है क्या क्या काम होता है कि जो प्रोटीन बनता है तो उसको पैकेट करेगी, ठीक है, और उसको जहां भेजना है वहां भेज देगी। तो पैकेट और सिक्रेशन का काम जो होता है वो किसका काम होता है, वो गोल्गी का होता है। तो पढ़ते हैं भाई अपन। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है, सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, इसलिए उनका नाम पड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्स पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या काम होता है, प्रोसेस करना, मॉडिफाई करना, पैक करना, डिस्पैच करना। ठीक है, इसको प्रोटीन और लिपिड को, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कि ईआर से प्रोड्यूस होता है उनको, और वेरियस टारगेट में जहाँ पे डेस्टिनेशन चाहिए होता है वहाँ वहाँ पे। ठीक है, विद इन और आउट, सेल के बाहर चाहे सेल के अंदर कहीं पे भी ये सप्लाई करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जो लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो जो लाइसोम्स है आपका, इसको हम बोल देते हैं क्लीनर सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, खुद के एंजाइम्स होते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो उनका एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जो सिस्टम जो डैमेज सेल हो चुके हैं, ठीक है, जो या वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको क्या कर लेते हैं, उन सबको डाइजेस्ट करा देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, और फिर डाइजेस्ट करके क्या कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं कि ताकि वो बाकी सेलुलर एक्टिविटीज में जो काम कर सकें उसका यूज कर देते हैं। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये खराब चीज को सबको खराब कर देता है, खत्म कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लीन अप सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं अपन। डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, यदि सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो लाइसोम मेम्ब्रेन क्या करते हैं, लाइसोम मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती है और अपने एंजाइम्स छोड़ देती है, और एंजाइम्स क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे सेल को। ठीक है, डाइजेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे सेल को, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। सेलर हाउसकीपर भी बोल देते हैं, सुसाइड भी बोल देते हैं इसको, और डाइजेस्टिव क्लीनअप भी बोल देते हैं इसका काम। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना आपका, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस करना, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, एनर्जी। ये एटीपी के फॉर्म में आपकी क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में आपकी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या कर देना, इसको एनर्जी प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए एटीपी के फॉर्म में क्या कर रहा है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जितना भी अपने 25 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। ओके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो करिए भाई इसको अपन को, बिल्कुल इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सबके सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।